गवर्नर साहब की नई पॉलिसी और इस बार पहली बार 3 पॉलिसी के बाद आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जी हाँ, पोज़ दिया है गवर्नर साहब ने। इस पॉलिसी में ज़्यादातर चीज़ें जस की तस है, सिर्फ एक बदलाव है और वो बड़ा बदलाव है। सबसे पहले वो बता दूं, उसके बाद में बताऊंगा आपको पॉलिसी की टॉप 10 बातें। सबसे बड़ा बदलाव है कि महंगाई का अनुमान जो वित्त वर्ष 2026 के लिए उसे तेजी से घटाया है और अब ये घटाकर 3.1% कर दिया है। तो महंगाई के अनुमान में बड़ी कटौती की गई है। आइए सबसे पहले आप देख लें इस वक्त की बड़ी बातें जो पॉलिसी से निकल कर आ रही। ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 5.5% पर रखी है स्थिर। एमपीसी की तरफ से, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से ब्याज दरों को नहीं बदलने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ, यानी कि 6 के 6 मेंबर इस बात को लेकर एक मत है कि इस बार पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं घटनी चाहिए। और ये खास बात इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर बाजार के लोग बटे हुए थे। 60% लोग मानते थे कि दरें नहीं घटेगी, 40% का मानना था घटनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी का रुख जो पिछली बार गवर्नर साहब ने अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया था, इसी रुख को आगे भी बरकरार रखा है। पॉलिसी न्यूट्रल रहेगी आगे चलते हुए। ग्लोबल चुनौतियां बरकरार हैं, टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं, इसीलिए आरबीआई गवर्नर साहब ने इस बार पोज लिया है, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5% था, 6.5% का 6.5% रखा है। और मजे की बात है कि हर एक तिमाही का अनुमान जो पहले से जो था वही रखा है। किसी तरह से तिमाही अनुमान में और साल भर के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आइए, अच्छे से औसत से बेहतर मानसून की उम्मीद है और इससे महंगाई में कमी आएगी और इससे ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद गवर्नर साहब लेकर चल रहे हैं। फरवरी 2019 के बाद पहली बार फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव हुआ है। ये आपके हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी की वजह से महंगाई पर काबू आने का गवर्नर साहब को पूरा कॉन्फिडेंस है। कोर इन्फ्लेशन जरूर थोड़ा सा बढ़कर आया 4.5%, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता है तो आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। फूड इन्फ्लेशन घटता है तो आपके लिए इन्फ्लेशन के लिए अच्छा भी, तो दोनों चीज़ें अच्छी होती दिखी है। और इसीलिए वित्त वर्ष 2026 के महंगाई के अनुमान को 3.7% से घटाकर 3.1% किया गया है। और इसके साथ ही गवर्नर साहब का कहना है कि 1 अगस्त को जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत के मजबूत है, $688 बिलियन, 11 महीने का इंपोर्ट करने जितने पैसे हमारे पास इस वक्त हमारी जेब में पड़े हैं, ये एक मजबूत बैलेंस दिखाता है आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व का। आइए ये सारे के सारे अनुमानों के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है, जानते हैं उनसे कि किस तरह से पॉलिसी दिखे। उससे पहले जल्दी से बता दूं, बाजार 24,600 के आसपास निफ्टी है, कोई खास बदलाव नहीं, 35 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 70 पॉइंट नीचे है। मिड कैप शेयरों में 400 अंकों का नुकसान है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 1% नीचे है। सो ये है पॉलिसी के बाद बाजार का भी रिएक्शन, एकदम सधा हुआ, न कोई बड़ी तेजी न कोई बड़ी कमजोरी। आइए जानते हैं और इस बार पहले महेंद्र जाजू साहब के साथ करते हैं शुरुआत। जाजू साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पॉलिसी में कहीं कोई किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। गवर्नर साहब ने वैसा ही कहा है, वैसा ही किया है। जाजू साहब कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? जी, मेरे हिसाब से जो लास्ट पॉलिसी में गाइडेंस था वो कंटिन्यू है और उन्होंने उस वक्त जो बात रखी थी और उसके बाद इन दोनों पॉलिसी के बीच में वो जब भी उन्होंने पब्लिक रिमार्क्स किए तो उन्होंने सेम चीज बोली थी कि जो फर्स्ट क्वार्टर FY27 में इन्फ्लेशन है उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा, क्योंकि इन दोनों पॉलिसी के बीच में जो अनुमान से ज्यादा इन्फ्लेशन गिरा वो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस में या प्रोजेक्शन में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था। और वो बात उन्होंने आज दोहराई और जैसा उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन पे फोकस है और ट्रांसमिशन जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा, वहां पर पूरा फोकस है। और उनका बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आरबीआई जो है तैयार है, यदि सिचुएशन फेवरेबल होगी तो रेट कट होगी। लेकिन अभी जो मेरा अनुमान है कि हम ऑलरेडी पॉलिसी इस साइकिल में पॉलिसी के बॉटम रेट पे हैं और यहाँ से रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन मेरा कम है। ऑफ कोर्स यदि नेक्स्ट ईयर के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में फर्दर डाउनग्रेड होता है और या डाउनवर्ड रिवीजन होता है तो फिर एक आशा बंधेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं बॉन्ड मार्केट के लिए और बताना चाहूंगा कि जब लास्ट पॉलिसी में ये अ, बात आई कि ये पॉलिसी साइकिल में शायद अंतिम रेट कट है, तो बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में था। बिकॉज जब रेट कट साइकिल शुरू होती है तो हम्म यील्ड कर्व फ्लैट होता है और जब रेट कट साइकिल खत्म होती है तो ग्रेजुअली यील्ड कर्व स्टीपन हो जाता है। बिकॉज की
जब पॉलिसी एक्शन होता है तो शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे आती है, तो मार्केट का रिस्पॉन्स बिकॉज़ बिल्कुल कॉपी बुक था। तो अब अगर हम ये मान भी लें कि एक रेट कट और आएगी, तो वो रेट कट जो है वो बिल्कुल आखिरी रेट कट होगा इस साइकिल का। तो बिटवीन 5 क्वार्टर 5 हाफ फॉर द लॉन्ग एंड इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अब हम जब लॉन्ग टर्म रेट्स की ट्रेजेक्टरी या उसके बारे में प्रोजेक्शन करते हैं, तो हमको टर्म स्ट्रक्चर की क्या शेप होनी चाहिए, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि खाली इन्फ्लेशन नहीं, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या, जैसे मैंने पॉलिसी के पहले बताया कि हमने इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से बहुत ही पुअर डिमांड देखी लॉन्ग टर्म सेगमेंट में। ग्लोबल डिमांड क्या है, बिकॉज़ हम्म, हमने पॉलिसी के बाद एफपीआई के तरफ से डेट मार्केट से आउटफ्लो ही देखा है। बिल्कुल। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अब मोर डोमिनेंट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए कि लॉन्ग टर्म रेट कहाँ पर जाने चाहिए या जी। कहाँ पर स्थिर होने चाहिए। ओके। आरबीआई मैं पॉलिसी आता जो हूँ, एक्सपेंस रेट। जाजू साहब वापस से आता हूँ आपके, थोड़ा विस्तार से आपसे बात करेंगे। पहले एक बार जल्दी से फर्स्ट रिएक्शन हमारे सभी एक्सपर्ट्स का ले लिया जाए। अजय कंवल साहब, आपका रिएक्शन पॉलिसी पर? तो ट्रांसमिशन पे फोकस, क्वार्टर फोर में इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए शायद वेट कर रहे हैं। जीडीपी स्ट्रांग है, सो उसमें कोई चैलेंज उनको दिख नहीं रहा है। मेरा बायस ये रहेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही अब इन्फ्लुएंस करेंगे अगला रेट कट, बिकॉज इंटरनली आई थिंक वी हैव ऑल द पैरामीटर्स राइट। इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ अच्छी है, हम्म। लिक्विडिटी अच्छी है, सीआरआर कट आ रहा है, मतलब उसका उसका इम्पैक्ट आ जाएगा सितंबर टू नवंबर रेंज में। So I guess most likely I think what will happen externally, whether it's tariff or global growth, वहां से अगला इम्पैक्ट आएगा रेट कट का। आइए, जरा एक बार अतुल जोशी साहब से भी लेते हैं उनकी राय पॉलिसी पर। बताएं सर। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा उन्होंने दिया है इन्फ्लेशन को लेके। मैं थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहूँगा कि जब दिसंबर में दास साहब जब गवर्नर थे, तो उनकी जो लास्ट पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने जो इन्फ्लेशन के आंकड़े दिए थे, Q1 FY 25-26 जो गुजर चुका है, उनका आंकड़ा था 4.6%, उसके सामने हमने देखा है 3.9%। और Q2 के लिए, Q2 FY 25-26 के लिए उनका आंकड़ा था 4%। और अभी का आंकड़ा जो आ रहा है, अनुमान किया जा रहा है, वो 2.1% है। मतलब लगभग आधा, मतलब 50% कम नीचे आ चुका है इन्फ्लेशन का जो अनुमान है। तो बहुत ही सीवियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज इन्फ्लेशन में दिखा रहा है। मतलब मान लीजिए 7 या 8 महीनों में ये सारा चेंज हमको दिखने जा रहा है। और वही चीज़ जीडीपी के नंबर्स के बारे में भी दिख रही है। जो Q2 जीडीपी अनुमान था 25-26 के लिए दास साहब का, वो 7.3% था। और मल्होत्रा साहब का 6.7%। तो उसमें भी लगभग 60 बेसिस पॉइंट का नीचे की तरफ का अनुमान है। तो इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ है, जीडीपी थोड़ा-सा नीचे की तरफ है। जैसे मैंने अनुमान किया था कि वो बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। काफ़ी लंबी स्पीच दे दी। साउथ वेस्ट मॉनसून रूरल डिमांड सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज उनका जो जीडीपी को लेके अनुमान है, वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि कैपेक्स के ऊपर, क्योंकि कैपेक्स साइकिल रिवाइव करती नहीं दिख रही है। ना ही अर्बन कंजम्पशन के ऊपर, जो रेजिलिएंट कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज जो भी उनका जीडीपी का अनुमान है, वो कंजम्पशन ड्रिवन, रूरल इकोनॉमी ड्रिवन है। बहुत ही सिफत से उन्होंने टैरिफ के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, और करेंसी के ऊपर भी वो कुछ बोले नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने फोकस रखा है, उसके हिसाब से अगली पॉलिसी में एक रेट कट के लिए उन्होंने रूम बना लिया है। और उसके बाद में टैरिफ की तब तक जो भी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, वो सामने आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सारे फिर से रिविजिट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉलिसी बहुत ही क्रूशियल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिसी काफ़ी क्रूशियल रहेगी, लेकिन बग्गा साहब आपका क्या मानना है, कैसी रही है पॉलिसी? थोड़ी मायूसी है अनिल जी। देखिए, न्यूट्रल रहना तो उम्मीद थी। इन्फ्लेशन में कटौती दिखाई है, बट फिर बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। अगले साल में बेस इफेक्ट भी है। जून की पॉलिसी से क्या प्रोत्साहन मिला था मार्केट को कि ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर जैसे बिहेव कर रहे हैं कि हम डेटा ड्रिवन ही नहीं है,
मीटिंग टू मीटिंग नहीं है, बट एक दम लगा के जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुआ था। आज क्या अपॉर्चुनिटी थी कि प्री कोविड आपका रेट का जो बॉटम था 5.15 था, वो 4% पे काटा कोविड में, फिर 6.5 में ले गए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। तो हमारी उम्मीद ये थी कि 5.25 के करीब ले आएंगे, कि प्री कोविड के टाइम का जो रेट था वो टर्मिनल रेट हम दर्शा रहे हैं। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके जब स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो फिर तब हमें ये रिमोर्स ना हो कि ये आज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसी के चलते थोड़ा रिएक्शन आया मार्केट का हल्का सा। बाकी न्यूट्रल रहना वो तो तय ही था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दो तरफा उससे। और इन्फ्लेशन का जो नंबर घटाया, मुझे तो लगता है 3% पे आएगा इन्फ्लेशन, 3.1 भी नहीं, 3 के करीब आएगा। अगले साल का जो बढ़ना इन्फ्लेशन है वो अब देखना पड़ेगा, काफी उसमें फैक्टर्स जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन बोले हैं कि 4% रहेगा, तो वो सरकार को जरूर देखना है। सरकार की जेब में लाखों करोड़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के चलते। जब कीमतें बाहर घटी हैं, हम $90 पे बैठे हैं प्राइसिंग में, वहां पे सरकार के पास गुंजाइश है इकोनॉमी का चक्का चलाने के लिए, कि कटौती करें फ्यूल प्राइसेस में और थोड़ी राहत दें जो कंज्यूमिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है। तो ये तीन अहम मुद्दे रहेंगे अनिल जी। इन्फ्लेशन इनके एस्टिमेट से कम आएगा, जीडीपी जो फ्लैट रखा है वो तो अभी जो है, अगर फिजिकल इंटरवेंशन नहीं आता है उतना आना बहुत मुश्किल है, 6.5 नहीं दिखता है। तीसरा स्टैंड तो न्यूट्रल, सो 2/3 ठीक है। कोई कोटेशन नहीं आया तो कुछ सीखने को नहीं मिला। दास साहब में एटलीस्ट गांधी जी याद आ जाते थे हर बारी। तो कोटेशन नहीं देते, यही एक बड़ी हाँ, इंसाइट। मल्होत्रा साहब काम बोलते हैं। मल्होत्रा साहब तो शक्तिकांता दास साहब का हमेशा गांधी जी का कोट आता है, मल्होत्रा साहब का आता नहीं। लेकिन अब बाजार का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव होता दिखा है। अब 75 अंक नीचे, निफ्टी 24,600 के नीचे, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे हल्का लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो है। गुरमीत चड्ढा साहब, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के लिए इस पॉलिसी को? अनिल जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि एक सेक्शन मार्केट का चाहता है कि थोड़ा सा ग्रोथ पल्स आए, क्योंकि हमने देखा है, और मैं अजय बग्गा सर से एग्री करता हूँ, बिना मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस के 6.5% डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि अगर ये टैरिफ कंटिन्यू हुआ और आगे पेनल्टी रेट हुआ और जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, 0.2-0.3% जीडीपी से शेव ऑफ हो सकता है। तो बट एक तरीके से आरबीआई ने जो फ्रंट लोडिंग जितना कर सकता था, आरबीआई ने काफ़ी हद तक कर दिया है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें कि जो उन्होंने ट्रांसमिशन का डेटा दिया कि 71 बेसिस पॉइंट्स वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट कम हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, और करीबन 83-84 बेसिस पॉइंट्स डिपॉजिट रेट वेटेड एवरेज कम हुआ है। तो ये जो एक निम पे प्रेशर रहा है बैंक का जो रेट कट पे होता है, वो मुझे लगता है धीरे धीरे ईज ऑफ होगा, क्योंकि लेंडिंग रेट थोड़ा कम स्लो ट्रांसमिट होता है, डिपॉजिट रेट जल्दी गिरता है। तो एक जो निम पे प्रेशर था वो एक क्वार्टर बाद शायद आपको बेटर देखने को मिले। तो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए अच्छा साइन है कि बोरिंग रेट का ट्रांसमिशन ज़्यादा है और लेंडिंग रेट का भी बुरा नहीं है, 70 पैसे के आसपास है। दूसरा, उन्होंने लिक्विडिटी फ्रेमवर्क की बात करी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, तो बाजार को एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लिक्विडिटी किस तरीके से तय होगी। ऑलरेडी सिस्टम लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, बट मैं और एक्शन देखना चाहूँगा अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम अंडर अचीव कर रहे हैं एज एन इकॉनमी। कल गवर्नमेंट ने एक डिफेंस परचेज सैंक्शन किया है 67,000 करोड़ का। थोड़े से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को पिकअप करने के लिए जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट को, उन पर कुछ स्टिमुलस आना चाहिए। अर्बन कंजम्पशन आरबीआई ने भी बोला कि टेपिड है, रूरल में अभी अर्ली साइन है रिकवरी की। थोड़ा सा ग्रोथ इम्पीटस चाहिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिसिंग है। हमने जीएसटी कट की चर्चा कुछ 2-3 महीने पहले करी थी। मुझे कोई दिसंबर के बाद से, जब से हमने वो पॉपकॉर्न वगैरह डिस्कस किया था, कोई अपडेट आया नहीं है पिछले 6 महीने में। और वहाँ मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी चाहिए। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट शायद हो सकता है कि एक कट फ्रंट लोड कर देते तो ज़्यादा बढ़िया होता है। एनीवे, जाजू साहब से हम बात करें। जाजू साहब, अब जो आप कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रेट कट हो जाए और वही आखिरी होगा, क्या ये रेट कट अगली बार हो सकता है? और ऐसे में जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए?
तो देखिए अभी जो सबने बोला कि एक शायद मिस्ड अपॉर्चुनिटी है या ये शायद अभी जरूरत थी, लेकिन मतलब हम जो बॉन्ड मार्केट में देखते हैं कि क्या होना चाहिए और उसके बजाय मतलब क्या हो रहा है, बिकॉज सो उस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अ, अभी जो मेरा असेसमेंट है उसमें मुझे रेट कट आगे नहीं दिखता है। और पिछले पॉलिसी तक हम बॉन्ड मार्केट पे बहुत बुलिश थे और बॉन्ड फंड्स ने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। हमारा अभी ये मानना है कि अब अक्रूवल बेस्ड स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर को जाना चाहिए। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में अभी के लिए कोई बहुत एक्साइटमेंट मुझे पर्सनली नहीं दिखता है। रेट कट आगे चल के हो सकती है और होना चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत क्लियर है कि जो अभी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जिस तरह की मोमेंटम दिख रही है और जिस तरह के हेडविंड्स हमको दिख रहे हैं, तो ग्रोथ जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल टारगेट दिख रहा है। और हमने पिछले साल भी देखा कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड रिवीजन होती है वो बहुत बैक एंड में जाके होती है, क्योंकि जल्दी रिवाइज कर देंगे तो पूरा मार्केट उसको प्राइस कर लेगा। तो आई थिंक जनरली ग्रोथ रिवीजन डाउनवर्ड बैक एंड पे होता है वो, इसलिए हमको लगता है ग्रोथ में बहुत चैलेंज है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि रेट कट होने के बाद भी यदि आप डेट मार्केट इन्वेस्टर के लिए देखें तो लॉन्ग एंड में अभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्दर बॉन्ड डील्स ईज नहीं होने चाहिए। और वो माहौल तब चेंज होगा जब हम फेड के तरफ से वापस से एग्रेसिव रेट कट्स का माहौल देखेंगे। वो यदि बनेगा तो वहां पर रिवीजन होगा, बट अभी उसकी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद तुरंत नहीं दिखती है। तो अभी के लिए अक्रूवल बेस्ड स्ट्रेटेजी जिसमें आप समझ लीजिए शॉर्ट टर्म फंड्स है या लो ड्यूरेशन फंड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जो म्यूचुअल फंड स्पेस में, वहां पर मुझे लगता है कि गुड फिट विद द करेंट सिचुएशन। तो ये लॉन्ग टर्म, अगर आप डेट फंड्स में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बजाय आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए, ये राय। आइए अब क्या अगली बार पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद रखी जाए, ये मेरा सवाल है सारे एक्सपर्ट से। बगा साहब, आपको लगता होगा? अभी काफी चीजें बदलेंगी अक्टूबर तक अनिल जी, तो देखते हैं। एक रेट कट और आएगा दिसंबर से पहले, तो वो अब देखते हैं कौन सी पॉलिसी में करेंगे। बट मेरे हिसाब से तो एक रेट कट और अभी कर लेते, जैसे अजय कंवल साहब ने भी कहा था कि दिवाली से पहले आ जाए तो अच्छा रहता है, इकोनॉमी के लिए, क्रेडिट ऑफ टेक के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छा रहता है। तो अभी होता तो अच्छा था। अब अगली पॉलिसी मेरे ख्याल से मौका तो है, और तब तक फेड का भी रेट कट आ जाएगा। अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट कर देता है कैचअप मोड में, तो फिर आरबीआई के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि वो फिर अक्टूबर में मूव कर जाएंगे। तो देखते हैं अब, बट मुझे लगता है दिसंबर से पहले एक रेट कट और होना चाहिए। कि इस कैलेंडर ईयर में एक रेट कट की उम्मीद और आप कर सकते हैं। गुरमीत जी, आपको भी लगता है अगली पॉलिसी में या दिसंबर तक? अनिल जी, होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 3% है तो टर्मिनल रेपो रेट 5% के आसपास होना चाहिए। अब कितने टाइम में करते हैं, 3 से 6 महीने में करते हैं, आई थिंक उस पेस पे ध्यान देना चाहिए। और जैसा मैंने बोला, अब ओनस जो है फिस्कल रिस्पांस पे ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी ने लगभग 90% अपना काम कर दिया है। ट्रांसमिशन भी अगर आप देखेंगे तो 70% हो रहा है। तो आई थिंक ओनस फिस्कल फ्रंट पे ज़्यादा है और गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा ये टाइम है जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको कैटर करने का। जैसे हम जीएसटी कट्स कर सकते हैं हाउसिंग रिलेटेड, चाहे जैसे सीमेंट है 28% जीएसटी पे है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। 2 व्हीलर्स है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कई जगह गवर्नमेंट जो है इम्पीटस दे सकती है। उसके अलावा थोड़ा सा बोर्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है, इस मौके को यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आया है, इंडिया ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया है और ये सही समय है बोर्ड रिफॉर्म्स करने का। ओके, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली है। अजय कंवल साहब, आपको क्या लगता है फेस्टिव सीजन के पहले अब अगली पॉलिसी में एक रेट कट होना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए अनिल जी, हमारा ग्रोथ ही हमारा सबसे अच्छा वेपन है। आप क्यों टैरिफ लगाएंगे अगर इंडिया की जीडीपी 7.5-8 हो गई, तो हु विल नॉट लाइक टू ट्रेड विद अस। हम्म। सो माय बायस इज के ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अभी भी लगता है कि आप
चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, यूएस के नंबर्स देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट, थोड़ा अगर हम ग्रोथ को एक्सेलरेशन दिखाएं, सो मुझे लगता है कि लोग अपने भी डायरेक्ट घटा देंगे कि भैया वी हैव टू ट्रेड विद इंडिया, वी हैव टू डू मोर विद इंडिया. So my bias is let's wait for the external factors to settle down. We should certainly take the opportunity to propel growth even harder. ठीक बात है। तो ग्रोथ अपना सबसे बड़ा हथियार है और ग्रोथ मजबूत रखने के लिए फिर दरों में कटौती है ज़रूरी। अतुल जोशी साहब, आपका क्या अनुमान है? मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ब्राइट है कि अगली पॉलिसी में रेट कट कर देंगे 25 बेसिस पॉइंट। बट साथ ही साथ जो जीडीपी का अनुमान है उसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट होगा नीचे की तरफ, क्योंकि तब तक पिक्चर बाय एंड लार्ज काफी क्लियर हो चुका होगा। टैरिफ के ऊपर हमारा खुद के आईआईपी के नंबर्स जो फ्रीक्वेंट इंडिकेटर्स है वो बेसिकली वीकनेस तो है ही है, वी कांट से कि वीकनेस नहीं है। और ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कहा था कि गवर्नमेंट का कैपेक्स सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों में गवर्नमेंट ने 4 लाख करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसके चलते हुए हमारा जीएसटी बढ़ा है। जीएसटी का कलेक्शन जो अप्रैल और मई में बढ़ा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स की वजह से बढ़ा था। 4 लाख करोड़ 2 महीने में किए हैं गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना जीडीपी को सस्टेन करना इवन एट 6.25% ये एक चैलेंज रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो एक नंबर्स में, जीडीपी के नंबर्स में एडजस्टमेंट होगी और जीडीपी को लेके, जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को रेट कट करना होगा अगली पॉलिसी में। पूरी कमेंट्री मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगी और मेरे ख्याल से टैरिफ के चलते हुए मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है कि या तो अगली पॉलिसी में या उसके बीच में, 2 पॉलिसी के बीच में कुछ ना कुछ कंसेशंस, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स के लिए और खास करके एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात है ये आपके लिए पूरा का पूरा। इस बीच बाजार थोड़े कमज़ोर होकर दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते दिख रहे हैं और ऐसे में जे टक्कर दे रहे हैं अपनी तरफ से कैश का ऑप्शन। आइए उनके लिए बिल्कुल जय बताइए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, आज इसमें इंडिगो अनिल जी 6000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो लगभग 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 43 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदना है। टारगेट ऊपर में जो बन रहे 110 रुपए से लेकर 130 रुपए के बन रहे। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रहा है, अच्छा खासा अपने 20 डे के ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। वेरी हाई चांसेस गोइंग फॉरवर्ड ये इंक्लूड हो जाए इंडेक्स में। एंड अनिल जी, ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड में भी ये देखने मिला है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप ही है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग था, बट ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। जहां तक बाजार का सवाल है अनिल जी, मेरा ये मानना है कि 24,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो लेवल मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमारा लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑलरेडी निफ्टी पे ओपन है, तो आई थिंक दैट वी विल कंटिन्यू विद दैट। बट टिल देन एक इंडेक्स पे नहीं, बट एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन रहेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए जय की तरफ से ट्रेड करने के लिए। आज से इंडिगो इसका कॉल ऑप्शन खरीदें 6000 वाला और वो आपको मिलेगा 73 रुपये के आसपास। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं 43 रुपये का। टारगेट 110 से लेकर 120 के बनते हुए दिखेंगे। ये आपके लिए इंडिगो में एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। ये स्टॉक कभी थोड़ा सा कच्चा तेल नीचे आता नहीं कि स्टॉक में फिर से तेज़ी बन जाती है। आइए बढ़ते आगे और पॉलिसी की ही खास कवरेज पर हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तिवारी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, क्या पॉलिसी आपकी उम्मीद के मुताबिक रही? नमस्कार अनिल जी। पॉलिसी हमारी उम्मीद के मुताबिक है। हमारे इन हाउस इकोनॉमिस्ट ने तो ज़रूर कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे। तो उस सेंस में पॉलिसी हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही रही। क्या लगता है इस बार गवर्नर साहब ने थोड़ा पोज दिया, लेकिन उम्मीद करें कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले अगली पॉलिसी में या फिर इस कैलेंडर ईयर में एक कट मिलने की उम्मीद रखी जाए सर? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है Q4 का वो 4.9 है और उसके बाद भी ऊपर है।
तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जनरली रेट कट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि अभी यूएस टैरिफ वगैरह में क्या सिचुएशन आती है अल्टीमेटली, तो उसके आधार पर अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल सपोर्ट की तो हो सकता है एक रेट कट हो जाए। मगर मुझे लगता नहीं कि इस बार अगर इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को देखें तो रेट कट होगा इस साल। साल होने की संभावनाएं कम है, लेकिन लिक्विडिटी सिस्टम में भरपूर है। क्या बैंकिंग सिस्टम को और लिक्विडिटी की ज़रूरत है या जो है वो पर्याप्त है? लिक्विडिटी तो काफ़ी है और अभी सीआरआर जो रेट कट हुआ था 1% का 50 बेसिस पॉइंट का, वो भी अभी उसका भी स्टार्ट होगा तो उससे और लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, क्रेडिट डिमांड की समस्या है थोड़ी सी कि अगर वो पिकअप कर जाए तो फिर हो सकता है लिक्विडिटी में कुछ बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़े। फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है। एक और बात जो गवर्नर साहब ने कही कि वो अभी थोड़ा ट्रांसमिशन भी देखना चाहेंगे। क्या लगता है आपको जो 1% का रेट कट आया है 3 पॉलिसी में, कितना ट्रांसमिशन हो चुका होगा, कितना अभी भी दिखना बाकी है? तो हमारे केस में करीब 70 से 80 बेसिस पॉइंट जो है ट्रांसमिशन हो चुका है, क्योंकि करीब 60% हमारी बुक जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क है जो तुरंत ही हो जाता है, और बाकी एमसीएलआर लिंक्ड है जो थोड़ा टाइम के साथ होता है, क्योंकि एमसीएलआर में कॉस्ट में डिपॉजिट कॉस्ट भी आती है। तो जब तक डिपॉजिट कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक एमसीएलआर कम नहीं हो पाता है। वो अभी हो रहा है, तो मेरा लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में पूरी तरह से ट्रांसमिशन हमारे यहाँ हो जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी का स्टैंस न्यूट्रल है और दरों में कोई बदलाव नहीं। क्या आपको लगता है सर, ग्रोथ फिर बढ़ाने के लिए क्या ये काफ़ी है? क्या अगले 6 महीने 9 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के जो हैं उनमें आपको लगता है कि ग्रोथ में थोड़ी बेहतर सिचुएशन होती हुई दिख सकती है? क्योंकि आरबीआई ने अपने अनुमान बदले नहीं है ग्रोथ को लेकर। देखिए, आरबीआई जो कर सकते थे उन्होंने तो करा है। इंटरेस्ट रेट फ्रंट लोड कर दिया है, पहले ही राइट। काट दिया, लिक्विडिटी बढ़ा दी, सीआरआर कट कर दिया जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जो कुछ भी आरबीआई कर सकता था उसने करा है। अब इसके बाद में जो है वो या तो फिस्कल साइड यानी सरकार की तरफ से कुछ कदम हो जो कि वो लोग कर रहे हैं, और बाकी तो जैसे जैसे कंजम्पशन इम्प्रूव करेगा, जैसे उन्होंने बताया कि रूरल कंजम्पशन तो ठीक है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा कमज़ोर है। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा और फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, इसमें करीब करीब कभी कभी बढ़ता ही है जनरली, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। आरबीआई जो कर सकता था उससे ज़्यादा करना मुश्किल है। आरबीआई ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, पूरा सपोर्ट किया है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद रखी जाए सर? क्या क्या लगता है आपको कि इस वित्त वर्ष के दूसरी 6 माही में अक्टूबर से लेकर मार्च तक के समय में क्या थोड़ी बेहतर क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है? यदि हाँ तो क्यों? क्रेडिट ग्रोथ क्या है कि कॉर्पोरेट साइड में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एमएसएमई में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, जो कि अच्छा है क्योंकि इकोनॉमी में एमएसएमई काफ़ी सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में। तो एमएसएमई में ठीक चल रही है क्रेडिट ग्रोथ। इसके अलावा हाउसिंग लोन्स जो मॉर्गेजेस हैं उसमें भी अच्छी चल रही है क्रेडिट ग्रोथ। रिटेल में थोड़ा सा कमज़ोर है, पर्सनल लोन्स वगैरह में, लेकिन ओवरऑल जो है मेजर कमज़ोरी जो है वो कॉर्पोरेट साइड में है। एनबीएफसी में भी काफ़ी क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, मगर एनबीएफसी में यही है कि हम लोग भी उसको सावधानी से कर रहे हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखकर करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लार्ज कॉर्पोरेट छोड़ दिया जाए तो बाकी सेगमेंट्स में उतनी कमज़ोरी नहीं है, वो डिमांड बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को आपने राय दी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज सुबह हमें समय देने के लिए इस बड़े दिन। अश्विनी कुमार तिवारी साहब बताते हुए पॉलिसी पर अपनी राय, और उनका ये मानना है कि अब यहाँ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं थोड़ी सी है कम से कम इस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर में, यानी कि दिसंबर तक संभावनाएं उन्हें कम नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। बग्गा साहब जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, आपके काम की ज़्यादा है क्योंकि टिप्पणी उसके बाद आप ही को करनी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को फ़ोन नहीं करने वाला, और ब्रिक्स देशों के साथ जो ट्रंप का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। फ़ोन अगर मुझे करना ही है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को करूंगा, ऐसा ब्राज़ील के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आता हुआ दिख रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता हुआ दिख रहा है। ब्रिक्स देश, अब इसका मतलब ये माना जाए कि थोड़ा ट्रंप की इस तरह की जो हरकतें हैं उसके खिलाफ थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप से बातचीत करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बड़ी बात है ना, भड़केंगे ट्रंप फिर से तो। लेकिन फिलहाल ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की, ठीक वैसे जिससे भारत ने भी अपना स्टैंड दिया डेटा के साथ कि हम कम कारोबार करते हैं रूस के साथ, यूरोपियन यूनियन ज़्यादा करता दिखा है, और ब्रिक्स के देशों ने साफ कहा है कि ट्रंप का व्यवहार ब्रिक्स देशों के साथ ठीक नहीं है। बग्गा साहब, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है अनिल जी। और देखिए, ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो हारे हुए थे कनाडा के, 40% पॉपुलैरिटी उनकी कम थी कंजर्वेटिव के सामने,
और ट्रंप ने जितवाया मार्क कार्नी को बोल बोल के कि 91वां स्टेट हमारा कनाडा बन जाए, ग्रीनलैंड को हम टेक ओवर कर लें, कनाडा डिफेंस में नहीं करता खर्चा। वो मार्क कार्नी जीत गए उसको। तो ये सबसे बड़ा इंजेक्शन आप कह सकते हैं प्रोत्साहन का ब्राजीलियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मिला है, ये ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाए हैं। क्योंकि जो किसान हैं जो भेजते हैं उत्पादन और साथ में मीट भेजते हैं अमेरिका को, वो सारे राइट विंग सपोर्टर्स हैं बोल्सोनारो के। अब इस तरह से ट्रंप ने लगाया और कहा कि आप जो पुराने राष्ट्रपति थे उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। 7 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के वीजा कैंसिल कर दिए और बोला अगर आप आएंगे अमेरिका में तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो इस सब में क्या हुआ है कि एक लहर दौड़ पड़ी पेट्रियोटिज्म की, और जो लूला है जो कम्युनिस्ट अभी प्रेसिडेंट हैं पावर में, उनका अप्रूवल रेटिंग कहीं ज्यादा बढ़ गया। तो वो अब यही गेम खेल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं पेट्रियोटिज्म, और ट्रंप ने बिल्कुल वो वॉक इन कर गए हैं। ये आर्ट ऑफ डील और ये सब बोलते रहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई डीलिंग नहीं है। वो होता है जब अमेरिका आपके पीछे खड़ा हुआ है, सबसे सशक्त मिलिट्री पावर, सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसको वो लेके बुली करते रहे हैं। बट अब ब्राजील ने देख लिया कि यहाँ से बहुत पॉलिटिकली फायदेमंद है अगर ट्रंप के साथ जंग जारी रहे लूला के लिए, और उन्होंने वही किया है आज कि मैं तो बात करूंगा ब्रिक्स में ही, और ट्रंप को मुझे फोन भी नहीं करना। उल्टा ट्रंप ने बहुत सारे आइटम, जैसे मैं सवेरे कह रहा था, $24 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के पास ब्राजील के सामने। आपको टैरिफ लगानी ही नहीं चाहिए ब्राजील पे, क्योंकि अगर वो आपके माल पे टैरिफ लगा देंगे आपको ज्यादा नुकसान होने का डर है। तो ब्राजील सक्षम है, उसके पास तेल भी है, अपना कमोडिटीज भी है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, यूपी जितना उसका पॉपुलेशन है, 24 करोड़ का पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा इकोनॉमी है साउथ अमेरिका का। उस पे आप इस तरह से टैरिफ लगा देते हैं और 50%, और बिल्कुल हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके अंदरूनी मामलों में। तो ये लूला ने बहुत अच्छा एक पैंतरा खेला है, राजनीतिक पैंतरा है। मिनट, वो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला साहब ने जो कहा है, एक बार जरा मैं आपको सुनवा भी दूं। Cidadão que não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump, vou ligar pro Putin, que o Putin não tá podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. O cara, vem. साहब, ये आदमी है जबरदस्त, मैं बता रहा हूँ, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए एकदम पूरे हाव भाव के साथ उन्होंने ट्रंप को एक बार फिर से सुनाई, मजा आ रहा है थोड़ा, एक बार फिर से दिखे यहाँ। Cidadão que não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump, vou ligar pro Putin, que o Putin não tá podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. O cara, vem. समझ में तो कुछ नहीं आया उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा, जिस तरीके से कहा, बहुत आनंद बहुत आया। क्यों बग्गा साहब? नहीं, बिल्कुल हम सहमत हैं इससे। क्या एक बार तो वो ऐसा लगा, वो पुष्पा का डायलॉग था ना, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट बहुत हिम्मत करके एकदम ट्रंप के सामने जवाबी कार्रवाई करते हुए दिख रहे। चलिए इस शो का समापन करते हैं यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब, अजय कंवल साहब, अतुल जोशी साहब, गुरमीत चड्ढा साहब और साथ ही महेंद्र जाजू साहब का इस खास कवरेज में हमारा साथ देने के लिए। अगली पॉलिसी में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, बीच में होगी, ऐसा नहीं बीच में नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी पर तो होगी। साथ ही कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब और हमारे सभी बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।